प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बीए प्रथम वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम छंद शास्त्र पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि छंद क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, छंदों को किस प्रकार से विभक्त किया गया है और विभक्त किए गए छंदों की परिभाषा क्या है, छंद का जो रचना संसार है वो किस प्रकार से चलता है। इन समस्त विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम छंद क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। एक पंक्ति जो है वो हमें हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है, छंदांसि कस्मात्, तो छंदांसि छादनात्। छंद शब्द मूलतः जो है वो छदिर आवरणे धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आवरण करना, आवृत करना। वस्तुतः छंद जो है वह लय, गति और अक्षरों के द्वारा एक रचना विशेष को आवृत करता है, उसको सीमित करता है, उसको छंदोबद्ध करता है, तो वह छंद कहलाता है। छंद शास्त्र में कोई भी रचना जो कि पद्यबद्ध है, जो कि किसी नियम विशेष से युक्त है, जिसमें किसी प्रकार का लय है, गति है, यति का कोई तंत्र विशेष काम करता है, तो वह रचना छंद के अनुसार होती है। और छंद भी वह मौलिक रूप से दो प्रकार के छंदों की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में की गई है। पहले जो छंद हैं वो वर्णिक छंद हैं और दूसरे जो प्रकार है छंद का वह मात्रिक छंद है। जैसा कि वर्णिक छंद जब हम उच्चारण करते हैं या वर्णिक वृत्त जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो पद आता है वह है वर्ण। तो जहाँ वर्णों के अनुसार छंद का विधान होता है वह छंद वर्णिक छंद कहलाता है। जैसे किसी छंद में 8 वर्ण हैं, किसी में 11 वर्ण हैं, किसी में 12 वर्ण हैं, किसी में 14 वर्ण हैं, किसी में 15 वर्ण हैं, किसी में 17 वर्ण हैं, किसी में 19 वर्ण हैं और किसी में 21 वर्ण हैं। तो इस प्रकार के छंद जिनकी गणना या जिनका विधान वर्णों की गणना के अनुसार चलता है वे छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। और छंद का जो दूसरा प्रकार है वह है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जैसा कि इस पद से ही हमें अभिज्ञात होता है, पता चलता है कि इसमें मात्रा की प्रधानता है। और जहाँ वर्णिक छंदों में हम गणना का आधार वर्णों को मानते हैं, वहीं मात्रिक छंदों में हम गणना का आधार मात्रा को मानते हैं। आपकी यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि मात्रा का तात्पर्य क्या है। मात्रा का तात्पर्य ये है कि हमने इससे पहले जाना है, समझा है, पढ़ा है कि जो व्यंजन होता है वह व्यंजन अर्धमात्रिक होता है,
यानी कि व्यंजन के किसी के विशुद्ध व्यंजन के उच्चारण में जो लगने वाला समय है वो अर्धमात्रा का काल होता है। उसी प्रकार से कोई स्वर है तो जो स्वर जिसके स्वर के उच्चारण में हमको एक मात्रा का जो है समय लगता है तो उसको हम एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसी प्रकार से जिस स्वर के उच्चारण में हमको द्विमात्रा यानी कि दो मात्राओं के उच्चारण जितना काल लगता है, समय लगता है, उस स्वर को हम द्विमात्रिक कहते हैं। और द्विमात्रिक जो होता है वो दीर्घ होता है। जब हम मात्राओं की व्यवस्था करेंगे तो जो लघु स्वर होंगे, व्यंजन भी उसके साथ में ही होगा। व्यंजन स्वयं जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसकी मात्रा की गणना हम नहीं करते हैं। व्यंजन जब जो है किसी स्वर के साथ में होगा, अगर वह एक मात्रिक स्वर के साथ में है तो उसकी गणना जो है एक मात्रा के रूप में की जाएगी और वह ह्रस्व वर्ण होगा। और यदि वह द्विमात्रिक स्वर के साथ में है तो उसकी गणना जो है वह दीर्घ स्वर के रूप में की जाएगी। और उस गणना की जो है जब करेंगे हम मात्रा के अनुसार तो दो मात्रा उसकी गिनी जाएगी। ह्रस्व स्वर की हम एक मात्रा गिनते हैं और दीर्घ स्वर की हम दो मात्रा गिनते हैं। जैसे एक पद हम उदाहरण के लिए लें, कमला, कमला, ठीक है। तो कमला यह पद लिया, अगर हम इसमें जो है मात्राओं की गणना करें तो क चूंकि अयुक्त है, अ उसमें स्वर है और वह स्वर जो है ह्रस्व स्वर है, इसलिए उसकी मात्रा की गणना क की कितनी होगी? एक। अगला जो वर्ण है, अक्षर है, वह है म। म में भी जो है ह्रस्व स्वर है, इसलिए उसकी भी जो है गणना एक होगी। और ला, ला में क्या है? ल के साथ में आ यानी कि दीर्घ स्वर मिला हुआ है, अतः ला दीर्घ स्वर होने के कारण या दीर्घ वर्ण होने के कारण हम कहें तो दो मात्राओं वाला द्विमात्रिक होगा। तो कुल मिलाकर के कमला इस पद में हमको क की एक मात्रा हो गई, म की एक मात्रा हो गई और ला इसकी दो मात्राएं हो गई। तो कमला जो पद है उस पद में कुल 4 मात्राएं हो गई। इस प्रकार से हम जो है मात्राओं की गणना करते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ छंद का जो है मौलिक विभाजन जो है वह वर्णिक छंद के रूप में है और दूसरा जो विभाजन है वो मात्रिक छंद में है। और जहाँ वर्णिक छंद होता है वहाँ हम यति गति का जो नियमन करते हैं वो वर्णों की संख्या के अनुसार करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई किसी उदाहरण को लेते हैं, जैसे हम अनुष्टुप छंद को लेते हैं, तो अनुष्टुप छंद में क्या होता है कि अनुष्टुप छंद में कुल 4 चरण होंगे, 4 पाद होंगे, 4 जो है उसके क्रमशः चरण होंगे और हर एक चरण में, प्रत्येक चरण में जो है 8 वर्ण होंगे। यानी कि 4 4 4 4, पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4 और चौथे पाद में भी 4। इस प्रकार से इन ये 4 जो पाद हुए अनुष्टुप छंद के, उनमें प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होंगे। तो जब हम 8 वर्ण वाले 4 चरणों वाले छंद का निर्माण करते हैं, उसकी संरचना करते हैं, तो वह अनुष्टुप छंद बनता है। और उसमें भी जो है आगे भी वर्णों में जो है लघु गुरु का विधान है, उस विधान का पालन किया जाना भी जरूरी है। तो अनुष्टुप एक प्रकार से जो है आपके वर्णिक छंद का जो है उदाहरण हो गया। उसी तरह से हम जो है दूसरा उदाहरण लेना चाहें तो मात्रिक छंद का ले सकते हैं। तो मात्रिक छंद को समझने के लिए हम जो है आर्या छंद का जो है उदाहरण लेंगे। आर्या छंद में क्या होता है? देखिए, मात्रिक छंद में हमको मात्राओं की गणना करनी है। तो आर्या छंद में कहा गया कि जिसकी यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि, यानी कि जिस चरण तो इसमें भी 4 है, आर्या छंद में भी क्या है? चरण तो 4 है, 4 पाद हैं, लेकिन इसमें क्या कहा कि यस्या पादे प्रथमे
द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, 12 वर्ण नहीं है। आपको गणना किसकी करनी है? मात्राओं की करनी है। तो पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होंगी वो कितनी होंगी? 12-12। और अष्टादश द्वितीय दूसरा जो चरण है आर्या का, आर्या छंद का जो कि मात्रिक छंद है, उस मात्रिक छंद के दूसरे चरण में क्या होगी? तो कहा अष्टादश द्वितीय। द्वितीय चरण में अष्टादश अर्थात 18 मात्राएं होंगी। और चतुर्थ के पंचदश सार्या, और जो चौथा चरण है आर्या का, उस चौथे चरण में कुल 15 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्या छंद की पहचान के लिए या उसका ज्ञान करने के लिए हमको क्या करना है? मात्राओं की गणना करनी है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में 18 मात्राएं हैं। और चौथा चरण में, चतुर्थ चरण में जो है 15 मात्राएं हैं। इस प्रकार से जब हम मात्राओं की गणना करते हैं तो हमको पता चलेगा कि अमुक पद्य में आर्या नाम का छंद है, उसकी संगति उसमें बैठती है या नहीं बैठती है। इसका निर्धारण हम मात्राओं की गणना करके कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने लक्षण में ही बोला, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये भी अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। अब इस जो पद्य को, इस लक्षण को मैंने बोला है, इसी में ही 4 पद हैं। यदि आप इस पद्य को जो है लिख करके और इस पद्य पर ही मात्राओं की गणना करेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस लक्षणात्मक पद्य में भी प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 12 मात्राएं हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से मात्राओं की गणना की विधि मैंने आपको बता दिया कि जो लघु वर्ण है उसको हम एकमात्रिक मानेंगे और जो दीर्घ वर्ण है उसको हम द्विमात्रिक मानेंगे। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार के वर्ण हो सकते हैं, उसके बारे में भी जो है छंद शास्त्र में व्यवस्था की गई है। उसको भी आपको जानना चाहिए कि हमको किसको दीर्घ मानना चाहिए और किसको ह्रस्व मानना चाहिए। ह्रस्व की एक मात्रा होती है और दीर्घ की जो है 2 मात्राएं होती है। तो कौन कौन से ह्रस्व वर्ण हैं और कौन कौन से दीर्घ वर्ण हैं, इसकी व्यवस्था छंद शास्त्र में है, तो हमको उसे भी जानना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चय वा पादान्ते त्वसौ वक्रौ गेयोन्यो मात्रिको ऋजु। यानी कि सानुस्वार जो वर्ण अनुस्वार से युक्त है उसको हमको द्विमात्रिक मानना चाहिए, यानी कि उसको दीर्घ मानना चाहिए। सानुस्वारो विसर्गान्तो जिसके अंत में विसर्ग है उसको भी हमको जो है द्विमात्रिक मानना चाहिए, दीर्घ मानना चाहिए। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चय, और जो दीर्घ वर्ण है उसको, और युक्त परः यानी कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो वर्ण होता है वो भी दीर्घ होता है। और वा पादान्ते पद के अंत में, चरण के अंत में कभी कभी अगर आवश्यकता हो छंद के विधान के अनुसार तो वहां पर भी हमको विकल्प से लघु को भी दीर्घ मान लेना चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने कहा जो दीर्घ स्वर युक्त वर्ण है वो सारे के सारे दीर्घ होंगे और इनके अतिरिक्त जितने वर्ण बचते हैं वो सारे के सारे गेयोन्यो मात्रिको ऋजु, एक मात्रिक जो वर्ण है उनको ऋजु यानी कि लघु जानना चाहिए और जो द्विमात्रिक वर्ण है उनको हमको दीर्घ जानना चाहिए। लघु की एक मात्रा है, लघु वर्ण के लिए एक मात्रा की गणना करनी है और दीर्घ के लिए हमको 2 मात्राओं की गणना करनी है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस
श्लोक को, इस विधान सूत्र को जो है हमको पुनः सुन लेना चाहिए। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चय वा पादान्ते त्वसौ वक्रौ गेयोन्यो मातृको नृयुः।